नमस्कार दोस्तों, मैं गिरजेश कुमार तिवारी आप सब लोग के सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर लेके आ रहा हूँ। थियरी ऑफ मशीन का बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। काफ़ी लोग को ये समझ में नहीं आ रहा होता है, तो आप उसको आज ध्यान से देखकर क्लियर कर लें। आज हम सब लोग एक्सीलरेशन एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। लिंकेज के ढेर सारे कंपोनेंट्स का एक्सीलरेशन क्या होगा, कौन पॉइंट कौन सा एक्सीलरेशन फील करेगा, अलग अलग किस किस तरीके के एक्सीलरेशन होते हैं, कब कौन आता है, किसके चेंज होने पर कौन सा एक्सीलरेशन आएगा और कब कौन सा एक्सीलरेशन लग रहा होगा, ये सारी चीजें आज हम सब लोग डिटेल में करेंगे। अगर हमें एक्सीलरेशन दिया है तो क्या दिया है, कौन सा दिया है, कौन किसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो ये सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत कंफ्यूजन होता है। सारी बातों को एक एक करके रट लेना है, समझ लेना है। सारी बातों को हम सब लोग को आज समझ लेना है। तो एक्सीलरेशन एनालिसिस मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थ्योरी ऑफ मशीन का ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसी में हम सब लोग सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट कोरिलेस कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो कोरिलेस कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन क्या होता है, कैसा जादू है, कब आता है, क्यों आता है, कितना होता है, किधर होता है, कब आता है, क्यों आता है, कितना होता है और किधर होता है। तो ये सारी चीजें हम सब लोग डिटेल में जानेंगे, समझेंगे और उसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ही दमदार होने वाला है, बहुत शानदार होने वाला है। सब लोग पूरा वीडियो देखेंगे, पसंद आए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इतना तो आपका बनता ही है। सब लोग अंगूठे से आप अपना लाइक का सिंबल प्रेस करें, उसके साथ साथ ढेर सारे लोगों में शेयर भी करें। जितने मैक्सिमम लोगों में आप शेयर करेंगे हमारा मोटिवेशन में बढ़ेगा भी और ज्यादा से ज्यादा लोग को फायदा मिलेगा, जो इस सीरीज का मेन पर्पज है। तो हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपको डालने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम सारे नजदीक है, तैयारी लगातार बनी रहनी चाहिए। एग्जाम कोई भी कभी भी हो सकता है और वैकेंसीज भी आएंगी, तो आपको तैयार करना है। एसएससी मेंस का जो पेपर दे रहे हैं वो भी ध्यान से इसको इंपॉर्टेंट करके पढ़ें। फ्रिक्शन के लेक्चर्स में हमने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन को टच किया है। तो फ्रिक्शन एसएससी मेंस के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना और सारे एग्जाम्स के लिए। ऐसे ही इंजीनियरिंग मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए एक्सीलरेशन एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम सब लोग एक्सीलरेशन एनालिसिस को आज बहुत डिटेल में करने वाले हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये है कि सर एक्सीलरेशन होता क्या है। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाले सारे अपडेट्स मिलते रहें और सारी वीडियोज आप देख सकें। सारी वीडियोज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने गियर टर्मिनोलॉजी करा है, तीनों पार्ट देख लीजिए। गारंटेड हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपका होना ही होना है। 3 लेक्चर आप देखेंगे, 2.5 घंटे देखेंगे और 3 से 4 क्वेश्चंस होना है। वो डिपेंड करता है मार्क्स कितने मिलेंगे, क्योंकि हर एक एग्जाम का अपना एक अलग ही पैटर्न होता है। इसरो हर क्वेश्चन 4 नंबर का कराता है तो कोई 1 नंबर का करा, तो ये सब चीजें ठीक है, कोई बात नहीं। तो 3 से 4 क्वेश्चंस आपका हो ही जाना गियर टर्मिनोलॉजी से। मोर सर्किल को करिए, स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन हमने डिटेल में कराया, उसको करिए, ठीक है। तो ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस करते रहेंगे, खूब मेहनत करेंगे, समझदारी डेवलप करते रहेंगे। अब शुरुआत होती है एक्सीलरेशन, जिसको हम सब लोग त्वरण आपने हिंदी में पढ़ा होगा, खैर एक्सीलरेशन ठीक है। तो एक्सीलरेशन क्या है सर? एक्सीलरेशन बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। और वेलोसिटी क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब वेलोसिटी अगर चेंज होगा तो एक्सीलरेशन आएगा, अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा तो वेलोसिटी आएगी। अगर आपका डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा तो उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा? वेलोसिटी। अगर आपका वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सीलरेशन आएगा। अब वेलोसिटी भी 2 फैक्टर होते हैं। वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 फैक्टर, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो अगर कुछ भी बदल गया, चाहे मैग्नीट्यूड चाहे
डायरेक्शन अगर कोई एक भी बदल गया तो एक्सेलरेशन आना तय बात है। अगर दोनों बदल रहा है तो भी एक्सेलरेशन आएगा, और अगर आपका डायरेक्शन ही बदल रहा है तो भी एक्सेलरेशन आएगा, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो भी एक्सीलरेशन आएगा। तो आइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर हम सब लोग ध्यान से देखते हैं, ठीक है। एक्सीलरेशन एनालिसिस, जिसको आप लोग पहले समझिए, फील करिए ना कि क्या होता है। ये एक स्ट्रेट ट्रैक है, एकदम सीधा सा ट्रैक, कोई कहीं कुछ नहीं। स्ट्रेट ट्रैक पर एक कोई आपका कार था, ठीक है, खैर होगा नहीं तो हो जाएगा। ये कार है, ये मूव कर रहा है, अभी यहां था, अभी यहां था, अगले पल हमने देखा तो ये कुछ आगे बढ़ गया। अब जब बढ़ गया तो ये डिस्प्लेस तो किया ना, और डिस्प्लेस किया एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन तो अभी भी डिस्प्लेसमेंट का वही है, बस मान बदला। तो अगर डिस्प्लेसमेंट का मान बदला तो वेलोसिटी आएगी। अब तो ये वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी दे दे 5 मीटर पर सेकेंड, इसका क्या मतलब है? 5 मीटर पर सेकेंड की अगर हम एक सेकेंड का भी टाइम दे देंगे तो ये 5 मीटर डिस्प्लेस हो जाएगा और आगे बढ़ जाएगा। अगर अगला और सेकेंड हम दे दें तो ये 5 मीटर और भी आगे बढ़ जाएगा। अगर हम 1 सेकेंड दिए तो ये तुरंत 5 मीटर आगे बढ़ जाएगा। अच्छा, आधा सेकेंड दिए तो 2.5 मीटर। अभी हम पहले इसको कांस्टेंट पर बात कर लेते हैं। तो वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है कि पर सेकेंड आपका डिस्प्लेसमेंट एक कांस्टेंट रेट से बदल रहा है हर क्षण। इसमें पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 5 मीटर, अगले सेकेंड में और 5 मीटर, तो टोटल जहां आप खड़े हैं वहां से टोटल क्या हुआ? 10 मीटर आगे, अगले सेकेंड में फिर 5 मीटर, तो हर सेकेंड ये 5-5 मीटर आगे बढ़ता जा रहा है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है और डायरेक्शन तो हम कह रहे स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन का मोशन है, स्ट्रेट लाइन में मोशन। अब सोचिए कि अगर ये बदल रहा हो, वेलोसिटी बदल रहा हो, तो 1 सेकेंड तो ये 5 मीटर गया, लेकिन अगले सेकेंड इसका वेलोसिटी का मान लीजिए 7 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो अब ये 7 मीटर पर सेकेंड अगले सेकेंड में सडन नहीं हुआ होगा, पूरे 1 सेकेंड में वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ी होगी, तब जाके 1 सेकेंड बाद 7 मीटर पर सेकेंड हुई होगी। अचानक जैसे आप 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहे हैं और 7 कर लेना 1 सेकेंड में, तो वो 1 सेकेंड भी बहुत बड़ी यूनिट हो गई, माइक्रो सेकेंड्स। तो आधे सेकेंड में भी तो कुछ बदला होगा, आधे सेकेंड में भी आप 1 मीटर पर सेकेंड बढ़ाए। जैसे 1 सेकेंड में 7 कर लेना, 5 से 7 कर लेना, तो आप आधे सेकेंड में 6 कर लिए होंगे और अगले आधे सेकेंड में 7 कर लेंगे। बात समझ में आ रही? तो ये आपका 1 सेकेंड जो हुआ, इस पूरे 1 सेकेंड में आप कांस्टेंट वेलोसिटी 5 से नहीं चले, 5 से बढ़ती हुई वेलोसिटी से चले। सिर्फ 5 से चलते तो 1 सेकेंड में 5 मीटर जाते, सिर्फ 5 से चलते। लेकिन नहीं, 5 से 7 होना है तो धीरे धीरे बढ़ाते हुए 7 होना है ना। तो वेलोसिटी अब 7 यहां तो हो जाएगी, लेकिन ये 5 मीटर से थोड़ा और ज्यादा चले। समझ में? और अगले क्षण जब 7 होगा फिर वेलोसिटी, तो अब जब वेलोसिटी हर क्षण बदलेगा तो कोई एक नया टर्म आएगा। क्या आएगा? एक्सीलरेशन। वेलोसिटी के रेट ऑफ चेंज को ही क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन ये बताता कि पर सेकेंड हर क्षण वेलोसिटी किस रेट से बदल रही है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताता है वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज क्या है। अब वेलोसिटी में 2 फैक्टर, वेलोसिटी में क्या है? 2 फैक्टर हैं। तो वेलोसिटी के दोनों फैक्टर कौन 2 फैक्टर हैं? सर, वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड मान भी होता है। वेक्टर क्वांटिटी है, इसको फर्स्ट ऑर्डर टेंसर कहेंगे। जितनी जैसे स्केलर है तो 0 ऑर्डर टेंसर, वेक्टर है तो फर्स्ट ऑर्डर टेंसर, और स्ट्रेस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्ट्रेन, ये सब क्या है? सेकेंड ऑर्डर टेंसर। तो ये डायरेक्शन और ये मैग्नीट्यूड
वेलोसिटी है तो डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है, सिर्फ डायरेक्शन बदले। जैसा कि हम एक आपको एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या बोला हमने? नॉन यूनिफॉर्म नहीं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या बता रहा है कि आप एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब मान स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से आप एक सर्कुलर पाथ पर घूम रहे हैं। कांस्टेंट स्पीड से, जैसे 5 मीटर पर सेकंड से ऐसे घूम रहे हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं, तो कांस्टेंट स्पीड से किसी एक सर्कुलर पाथ पर घूम रहे हैं। अगर हम इस क्षण की बात करें तो इस क्षण आपको यही पार्टिकल ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अगर इस क्षण की बात करें तो इसके परपेंडिकुलर, इस क्षण की बात करें तो इसके परपेंडिकुलर। तो अलग अलग क्षण, अलग अलग टाइम इंटरवल पर आपसे देखा गया कि आपके वेलोसिटी का मान तो कांस्टेंट है पर डायरेक्शन बदल रही है। अगर आप एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, मतलब एक समान चाल से, एक यूनिफॉर्म स्पीड से, किसी कांस्टेंट स्पीड से एक वृत्तीय पथ, किसी एक सर्कुलर पथ पर आप क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का मान कांस्टेंट होता है पर डायरेक्शन हर क्षण बदल रही होती है, क्योंकि अभी यहां, अगले पल यहां, अगले पल यहां। तो हर क्षण वेलोसिटी पाथ ऑफ मोशन के टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है। वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ध्यान रखिए, एवरेज की बात नहीं कर रहे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा पाथ के मोशन के परपेंडिकुलर टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती, पाथ के टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती का डायरेक्शन, ध्यान रखिएगा। तो हर समय डायरेक्शन बदलना मतलब कोई एक्सीलरेशन आएगा जो वेलोसिटी के डायरेक्शन चेंज की वजह से, और वेलोसिटी के डायरेक्शन चेंज की वजह से सेंटर की ओर एक एक्सीलरेशन लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो सेंटर की ओर जो एक्सीलरेशन लगता है उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल अविकेंद्र त्वरण, सेंट्रीपिटल। और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो मान होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो मान होता है v²/r होता है, या कुछ लोग पढ़े होंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर। अरे b इक्वल टू r ओमेगा रख दोगे, r कट जाएगा, r ओमेगा स्क्वायर, दोनों एक ही बात। तो ध्यान रखिए, डायरेक्शन चेंज की वजह से जो एक्सीलरेशन आता है वही सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है, वही नॉर्मल एक्सीलरेशन है। इस पे और डिटेल चर्चा होगी, इस पर हम सब लोग और बात कर। दूसरा केस देखिए, ओनली सिर्फ डायरेक्शन वाला एग्जांपल दे दिया कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज। तो जैसे मान लीजिए कि आप एक स्ट्रेट ट्रैक पर चल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप एक स्ट्रेट ट्रैक पर चल रहे हैं, ऐसे सीधे चल रहे हैं। क्या हो रहा है कि स्ट्रेट सीधी डायरेक्शन तो यहां फिक्स हो गया कि भैया इधर ही जाएंगे, तो डायरेक्शन क्या हो गया, फिक्स। लेकिन अगर आप स्ट्रेट ट्रैक पर चल रहे हैं और आपके वेलोसिटी का मान बदल रहा है, आपके वेलोसिटी का क्या हो रहा है, मान बदल रहा है, हर क्षण आपकी वेलोसिटी अभी 2 मीटर पर सेकेंड है, पलक झपकाए अगला यहां आगे बढ़ तो गया, पर इस समय वेलोसिटी क्या हो गई, 3 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड, घट भी सकती है भाई, रिटार्ड भी कर सकता है, तो रिटार्डेशन भी हो सकता है। अब हम तो लोग बात करेंगे निगेटिव एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन, दो अलग अलग टर्म है। निगेटिव एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन दोनों अलग अलग टर्म है, पूरा ध्यान से समझिएगा। अभी हम सब लोग इसको आने वाले लेक्चर्स में क्लियर करेंगे। खैर चलिए, तो अगर वेलोसिटी का मान बदल रहा है, सिर्फ मान बदल रहा है, तो ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की होगा, या फिर यही क्या कहलाएगा, लीनियर एक्सीलरेशन। दो तरीके के एक्सीलरेशन होते हैं, एक मान बदलने की वजह से और एक डायरेक्शन बदलने की वजह से क्या आएगा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, और मान बदलने, वैल्यू चेंज होने की वजह से जो आएगा वो
टेंजेंशियल एक्सीलरेशन या फिर उसी को हम लीनियर एक्सीलरेशन, लीनियर मोशन के केस में कह देंगे। बात समझ में आ रही है ना? अच्छा, जब आप एक स्ट्रेट ट्रैक पर करें, स्ट्रेट ट्रैक पर मोशन मतलब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? एक लाइन का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? इनफाइनाइट। किसी स्ट्रेट ट्रैक का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। और अगर आप यहीं पर वेलोसिटी तो फिक्स है, इसका v का मान जो भी है, मतलब अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट रख दो तो सेंट्रीपिटल, अब यहां पे कह दो सर ओमेगा, या इस वाले में रखें। अरे भैया वो घूम रहा है क्या? इस वाले में रखो, तब जब वो घूम रहा हो ओमेगा तो हो। अरे बी है भाई, तो जब यहां रखेंगे इनफाइनाइट रखेंगे तो नॉर्मल एक्सीलरेशन क्या आएगा? 0। तो ध्यान रखिए, जब आप किसी ट्रैक पर चल रहे होते एक ही डायरेक्शन में, स्ट्रेट ट्रैक पर एक ही डायरेक्शन में चल रहे होते हैं, उस समय नॉर्मल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, रेडियल एक्सीलरेशन का मान 0 होता है। अब कोई बॉडी क्या कर रही है? डायरेक्शन भी बदल रही है और वैल्यू भी चेंज कर रही है। सिर्फ डायरेक्शन की वजह से सेंट्रीपिटल, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज की वजह से क्या होगा? ट्रांसवर्स, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होगा? टेंजेंशियल। और अगर आपका मान भी बदल रहा है, अगर आपका क्या हो रहा है? मान भी बदल रहा है, और उसके साथ साथ जैसे मान लीजिए कि आप पहाड़ पर जा रहे हैं, तो पहाड़ पर रास्ता ही तो टेढ़ा मेढ़ा है, रास्ता ही टेढ़ा मेढ़ा, तो ये कर्व जो रास्ता ही है वो कर्व है, तो आपका पाथ स्ट्रेट लाइन में नहीं है। तो जैसे यहां पर थे यहां थे, ठीक है, उसी वेलोसिटी चलो, पर डायरेक्शन तो चेंज होगा ही भाई, क्योंकि इस समय वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर और इस समय इसके, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन तो बदला, क्योंकि पाथ ही टेढ़ा मेढ़ा है, पाथ मतलब रास्ता ही टेढ़ा। और ये पता है कि भाई इस समय हम ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से पहाड़ पर चढ़ जाए, अरे रुकेंगे, खाना पानी भी खाना है, डर गए शेर आ गया। तो वही चीज है कि मान यहां पर मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होगा, तो उस समय दोनों एक्सीलरेशन आएगा, नॉर्मल भी आएगा और टेंजेंशियल भी आएगा। सिर्फ डायरेक्शन चेंज नॉर्मल एक्सीलरेशन, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, और अगर दोनों चेंज तो दोनों एक्सीलरेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि कपलर लिंक में कौन सा एक्सीलरेशन होता है? कपलर कॉम्प्लेक्स लिंक कनेक्टिंग रॉड, कपलर कॉम्प्लेक्स लिंक और कनेक्टिंग, तो कपलर जो होता है वो जनरल प्लेन मोशन करता है, घूमता भी है, आगे भी बढ़ता है, डायरेक्शन भी बदलेगा, मैग्नीट्यूड भी बदलेगा, दोनों एक्सीलरेशन आएगा, लीनियर और एंगुलर दोनों एक्सीलरेशन, नॉर्मल और टेंजेंशियल दोनों एक्सीलरेशन आएगा। ध्यान रखिएगा, किसमें? कपलर लिंक में, किसमें? कपलर लिंक में, ध्यान रखिएगा बात, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए करा दी। तो अब आप समझ गए होंगे कि एक्सीलरेशन क्या होता है, कब कौन सा, और डिटेल एनालिसिस हम सब लोग करेंगे। थोड़ा आगे बढ़ के पढ़ते हैं। एक्सीलरेशन एनालिसिस किसका करना है? एक्सीलरेशन, द रेट ऑफ रेट बोले यहां पर तो किलो नहीं, 5 रुपए किलो 10 रुपए किलो वाला नहीं, रेट का मतलब यहां टाइम के सापेक्ष, द चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, द रेट, इसी को बोल देंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सीलरेशन। अब भाई वेलोसिटी का चेंज का ही रेट समय के साथ, समय आपको देना पड़ेगा तभी चेंज जान पाओगे, तभी चेंज जान, और चेंज क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम कर देंगे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन, और वेलोसिटी के चेंज की डायरेक्शन में क्या लगेगा? एक्सीलरेशन। ऐसे डिस्प्लेसमेंट के चेंज की डायरेक्शन में क्या लगेगा? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के चेंज की डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होता है। एक्सीलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, मान भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, मान भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। बात समझ में आई? देखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम
विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सीलरेशन। इस वेलोसिटी मैग्नीट्यूड चेंज या फिर डायरेक्शन चेंज या दोनों चेंज, एक्सीलरेशन आएगा। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सीलरेशन एंड इट एक्ट्स, ये ध्यान रखें, इट एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। दो तरीके के एक्सीलरेशन होगा, एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और एक होगा आपका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, या इसी को हम क्या बोलेंगे, रेडियल एक्सीलरेशन, या इसी को हम बताएंगे नॉर्मल एक्सीलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्यों आएगा, मैग्नीट्यूड चेंज की वजह से आएगा। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन, वेलोसिटी का टेंजेंशियल डायरेक्शन में, पाथ के टेंजेंशियल डायरेक्शन में चेंज का रेट कौन बताएगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन टेंजेंशियल डायरेक्शन ऑफ द मोशन इज नोन एज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का रेट ऑफ चेंज, यही आपका आएगा r इंटू अल्फा। ये आपका क्या आएगा, r इंटू अल्फा। अल्फा क्या है, इस पर हम सब लोग अभी डिटेल एनालिसिस। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन r इंटू अल्फा, ये कब आएगा, द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन आकर्ष घटित होता है ड्यू टू एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द लिंक। अब एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द लिंक, अगर एंगुलर एक्सीलरेशन है तो एंगुलर वेलोसिटी बदलेगा, और अगर एंगुलर वेलोसिटी बदलेगा तो किसी एक पॉइंट का v इक्वल टू आर ओमेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा, तो उस पॉइंट की r तो वही है, कहीं दूरी नहीं बदल रही है, लेकिन ओमेगा बदल रहा है, तो वेलोसिटी का मान बदलेगा। वेलोसिटी का अक्षर क्या होगा, मान बदलेगा। तो मान बदलने की वजह से जो आएगा वो क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन आकर्ष घटित होता है ड्यू टू एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द लिंक और ड्यू टू इंपॉर्टेंट चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से आपका क्या आएगा, एंगुलर एक्सीलरेशन, सॉरी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। अगला सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, अविकेंद्र त्वरण। अब केंद्र अलग होता है, अब केंद्र का हम बात करेंगे, अविकेंद्र त्वरण। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन सेंटर की ओर, और अगर आपसे हम बात करें तो सेंटर की ओर जो लाइंस होती हैं, ये सारी लाइंस ही क्या कहलाती हैं, रेडियल लाइंस। यही क्या कहलाती हैं, रेडियल लाइंस। अब ये चाहे कन्वर्जिंग हो चाहे डाइवर्जिंग, बाहर जा रहे हैं तो डाइवर्ज, अंदर आ रहे हैं तो कन्वर्ज, एक पॉइंट पर मिल रहे हैं कन्वर्ज। तो अब आप ध्यान, ये सारी रेडियल्स, तो इधर जो भी एक्सीलरेशन होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, रेडियल एक्सीलरेशन, या यही क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। और यहां पर ये टेंजेंट, ये क्या है, ये नॉर्मल। सर्किल पर कोई भी टेंजेंट खींचोगे सेंटर से मिलाने लाइन की क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर। टेंजेंट के परपेंडिकुलर क्या होता है, नॉर्मल। टेंजेंट के परपेंडिकुलर क्या होता है, नॉर्मल। तो इसका तीन नाम है एक, तीन नाम, क्या नाम है, कंपोनेंट, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, रेडियल एक्सीलरेशन, या फिर क्या होगा, नॉर्मल एक्सीलरेशन, या फिर क्या होगा, नॉर्मल एक्सीलरेशन। तो नॉर्मल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन या सेंट्रीपिटल, फिर से नॉर्मल, रेडियल या सेंट्रीपिटल, तीनों क्या है, एक ही। अब इसमें एक क्यों आते हैं, डायरेक्शन चेंज की वजह से, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड चेंज की वजह से कौन आता है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। और अगर आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है वेलोसिटी का, तो कौन आएगा, नॉर्मल एक्सीलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब नॉर्मल, टुवर्ड द सेंटर ऑफ रोटेशन इज नोन एज सेंट्रीपिटल या फिर रेडियल एक्सीलरेशन, सेंटर की ओर होगी। अब आगे, इट अकर्स ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इट अकर्स ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, और ये होता है v स्क्वायर बाई आर, या आप इसी को लिख सकते हैं r ओमेगा स्क्वायर।
बात करेंगे इस पे और डिटेल में एनालिसिस होगा, तो ध्यान रखिएगा। अब ये क्लियर हो गया नॉर्मल एक्सीलरेशन और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। हाँ, तो हम सब लोग नॉर्मल और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जान चुके हैं। अब उस पर हम सब लोग और डिटेल एनालिसिस करेंगे। मान लीजिए कोई एक लिंक है जो किसी एक फिक्स पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है। ये मान लीजिए ओ पॉइंट है, इसको हमने क्या मान लिया, ओ पॉइंट मान लिया। अब ये यहां पर ए पॉइंट कोई एक है, कितनी दूरी पर है ए पॉइंट, आर ए मान लीजिए कि आर ए दूरी पर कोई एक पॉइंट ए है, इसी लिंक पर, कहीं अलग नहीं, इसी लिंक पर ए दूरी पर एक दूसरा पॉइंट है, जो आर ए दूरी पर एक दूसरा पॉइंट ए है। बात समझ में आ रही है ना? तो अब हम सब लोग आगे बढ़ते हैं इसी पर और आगे बात करते हैं। अगर ये लिंक आपका अभी ओमेगा से घूम रहा और इसका एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा है, तो देखिए अभी ये अगर ओमेगा से घूम रहा है तो अगले क्षण ओमेगा से नहीं घूमेगा, और अगले क्षण ये वर्टिकल भी नहीं रहने वाला। अगले क्षण ये कहीं ऐसे तिरछा हो जाएगा, और तिरछा हो जाएगा तो उसकी वेलोसिटी कुछ और हो जाएगी। तो अगले क्षण इसकी वेलोसिटी भी बदलने वाली है, जिसका मान भी बदलेगा और दिशा भी बदलेगी। मान भी बदलेगा और दिशा, मान कैसे सर, ओमेगा अभी है एंगुलर एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी को बताता है। तो अगर अभी 3 रेडियन पर सेकेंड है, तो अगले क्षण 3 ही नहीं रहेगा, बदलेगा 3 से। अब दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एक्सीलरेशन बढ़ रहा होगा। तो अगर ये 3.1 अगले क्षण हो गया, 3.1 रेडियन पर सेकेंड, तो इसकी वेलोसिटी अब निकालने के लिए आर तो वही रहेगा, लंबाई तो वही रहेगी, लेकिन ओमेगा बदल गया है तो मान बदल जाएगा। और जब मान बदल जाएगा तो आप कह रहे हैं ना कि टेंजेंशियल भी आएगा और डायरेक्शन भी बदल रहा है, क्योंकि अभी तो हॉरिजॉन्टल है, अभी इसकी वेलोसिटी क्या है, हॉरिजॉन्टल। अगले क्षण इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी, और जब इसके परपेंडिकुलर तो अभी हॉरिजॉन्टल, अब हॉरिजॉन्टल से तिरछा, तो डायरेक्शन भी बदल रहा है। तो इस सिचुएशन में दोनों एक्सीलरेशन आएंगे, तो आपको वो निकालना है। अब ध्यान दीजिए, कोई एक पॉइंट ए है जिसका हमें एक्सीलरेशन निकालना है। बात समझ में आ रही? तो अब कोई पूछे कि ए का एक्सीलरेशन बताओ। एक्सीलरेशन से पहले हम वेलोसिटी जान लेते हैं। सर ए की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, आर ए इंटू ओमेगा होगी। ए की वेलोसिटी होगी आर ए इंटू ओमेगा, वो भी क्या होगा, सेंटर से इस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर, सेंटर से इस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर। अब ये आर ए इंटू ओमेगा क्या है, ए की वेलोसिटी ओ के सापेक्ष, जनरली ओ फिक्स है तो हम एब्सोल्यूट वेलोसिटी ए की वेलोसिटी बोल देते हैं। ए की वेलोसिटी इस समय लिंक के परपेंडिकुलर होगा। चलो वेलोसिटी हो गई। अब अगर पूछे ए का एक्सीलरेशन बताओ, ए किस पाथ पर चल रहा है, अगर हम देखें तो ए ओ के अबाउट ऐसे एक सर्कुलर पाथ में चल रहा है। अगर ऐसे घूमता रहे तो ए इसी सर्कुलर पाथ पर चलेगा। अब ध्यान दीजिए, तो ए में 2 एक्सीलरेशन आएगा, एक टेंजेंशियल और एक सेंट्रीपिटल या नॉर्मल या फिर रेडियल। सेंट्रीपिटल रेडियल क्यों आएगा सर, क्योंकि डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। चलिए, तो अब हम सब लोग शुरू करते हैं अगला। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कितना होगा, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन पाथ के टेंजेंट, इसलिए नाम टेंजेंशियल, पाथ के टेंजेंट कितना होगा, आर इंटू अल्फा होगा। और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितना होगा, अब देखिए ओमेगा से घूम रहा है तो सेंटर की ओर एक्सीलरेशन आर ए होगा, क्योंकि ए पॉइंट है, तो ये होगा आर ए इंटू ओमेगा स्क्वायर, आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये सेंट्रीपिटल है और ये टेंजेंशियल है। अब ध्यान से कई बातों को सीखिए।
टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो है वो RA इंटू अल्फा है। तो शुरू से एक एक बात बोल रहे हैं, पूरी बात याद रखिएगा, सब कुछ पूछा गया है। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी के मान बदलने के कारण आता है। अब इसी में अगर ओमेगा ना बदले, मतलब अल्फा जीरो, तो अगर ओमेगा ना बदले तो अल्फा जीरो होगा, अल्फा जीरो होगा तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नहीं आएगा, क्योंकि ए पॉइंट की तब वेलोसिटी का मान कांस्टेंट होगा। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड चेंज की वजह से आता है। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन मान, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का मान RA इंटू अल्फा, रेडियस R इंटू अल्फा, एक्चुअल में ए पॉइंट था इसलिए RA, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो होता है वो R इंटू अल्फा होता है। क्यों आता है? मान बदलने का। कितना होता है R इंटू अल्फा? किधर होता है? तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन उस पॉइंट की वेलोसिटी के अलोंग होता है। उस पॉइंट की, जिस पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, तो उस पॉइंट की वेलोसिटी के अलोंग होता है। उस टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन सेंटर से उस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, सेंटर से इस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर होता है। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन सेंटर से उस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर होता है। इधर भी हो सकता है, अल्फा का मान इधर होता तो इधर हो जाता। बात समझ में आ रही? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन नॉर्मल के परपेंडिकुलर होता है। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन रेडियल एक्सीलरेशन के परपेंडिकुलर होता है। कितनी बातें। तो डायरेक्शन उस पॉइंट की, इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर है ना, उस पॉइंट की वेलोसिटी के अलोंग या फिर पैरेलल होता है। इन दोनों को, सेंटर से पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर, नॉर्मल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के परपेंडिकुलर, रेडियल डायरेक्शन या रेडियल एक्सीलरेशन के भी परपेंडिकुलर। अब दूसरा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, या इसी को हम क्या कहेंगे? नॉर्मल एक्सीलरेशन। तो नॉर्मल एक्सीलरेशन पहला क्वेश्चन होता है क्यों आता है? पहला क्वेश्चन ही आपका है कि नॉर्मल एक्सीलरेशन क्यों आता है। तो अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है, अगर वेलोसिटी की क्या हो रही है? डायरेक्शन बदल रही, तो नॉर्मल एक्सीलरेशन आता है। अगर आप स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन नहीं बदला, तो नॉर्मल एक्सीलरेशन नहीं आएगा। अगर आप सर्कुलर पाथ पर, डायरेक्शन तो बदल रहे हैं पर सर्कुलर पाथ पर वेलोसिटी कांस्टेंट रखें, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नहीं आएगा। अगर आप किसी टेढ़े मेढ़े पाथ पर अलग अलग वेलोसिटी से, मतलब डायरेक्शन भी बदलें और फिर क्या, मैग्नीट्यूड भी बदलें, तो दोनों एक्सीलरेशन आएगा। इन जनरल कोई बॉडी अगर जनरल प्लेन मोशन कर रही है तो हम बोलेंगे उसमें दोनों एक्सीलरेशन होगा। खैर नॉर्मल पे बात करते हैं। तो जब किसी ए से पूछो भैया क्या आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है, तो कहेगा जब हम यहां पहुंचेंगे ना तब इधर हो जाएगी हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन। वेलोसिटी भी बदलेगा क्योंकि अल्फा है तो ओमेगा ही बदल गया होगा, तो आपका मान तो बदलेगा ही बदलेगा। उसके साथ साथ डायरेक्शन अभी हॉरिजॉन्टल थी, वर्टिकल, यहां फिर पहुंचेगा, जब कभी पहुंचेगा तो इधर हो जाएगी। तो डायरेक्शन बदल रहा है इसलिए सेंटर की ओर एक एक्सीलरेशन आएगा जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहेंगे, नॉर्मल एक्सीलरेशन कहेंगे या फिर रेडियल एक्सीलरेशन। और इसका मान कितना होगा? R ओमेगा स्क्वायर। अब अगर A है, ए का अगर हम नॉर्मल एक्सीलरेशन पूछे तो आप कहोगे RA इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब इसको पूरा और ध्यान से दीजिए। नॉर्मल एक्सीलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन चेंज की वजह से आता है। नॉर्मल एक्सीलरेशन R इंटू ओमेगा स्क्वायर या B स्क्वायर बाई R होता है। नॉर्मल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन सेंटर की ओर होती है, सेंटर ऑफ रोटेशन की ओर होती है।
नॉर्मल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन पॉइंट की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है, पॉइंट की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है। नॉर्मल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के परपेंडिकुलर होती है। नॉर्मल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन पॉइंट से सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग होती है। सेंटर से उस पॉइंट को मिलाया गया, उससे मिलाने वाली लाइन की क्या होता है, अलोंग होता है। क्लियर हुआ? तो नॉर्मल एक्सीलरेशन कब आएगा, डायरेक्शन चेंज करके कितना होगा, आर ओमेगा स्क्वायर। किधर होगा, सेंटर की ओर होगा, रेडियल डायरेक्शन में होगा, पॉइंट से सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलोंग होगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के परपेंडिकुलर होगा। सारी बातें क्लियर हो गई सबको? तो अब हम सब लोग, अब देखिए इस ए का टेंजेंशियल आपने बता दिया, सेंट्रीपिटल आपने बता दिया, लेकिन टोटल कितना, नेट एक्सीलरेशन क्या होगा। तो देखिए जो नेट एक्सीलरेशन होगा ए का, वो नेट एक्सीलरेशन आपका कितना होगा, आप बताइए सर। जो नेट एक्सीलरेशन होगा वो होगा एक्सीलरेशन ऑफ ए पूछा गया, नॉर्मल नहीं सेंट्रीपिटल नहीं। सर नॉर्मल ऐसे नीचे की ओर है और टेंजेंशियल इधर है, ये आर अल्फा है और ये आर ओमेगा स्क्वायर है। बात समझ में? तो आपका जो नेट एक्सीलरेशन होगा वो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का स्क्वायर प्लस नॉर्मल एक्सीलरेशन का स्क्वायर होगा। क्यों भाई? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो रिजल्टेंट जो आएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट होगा। तो नेट एक्सीलरेशन जो होगा वो आप देखिए 80, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कितना आया, आर ए इंटू अल्फा का होल स्क्वायर और प्लस ये होगा आर ए इंटू ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर। क्योंकि आर ए इंटू ओमेगा स्क्वायर है तो यहां से देखेंगे ए इक्वल टू आर ए और अंडर रूट में क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा टू द पावर 4। तो इसका अगर हम नेट एक्सीलरेशन पूछें तो नेट एक्सीलरेशन टेंजेंशियल और रेडियल का रिजल्टेंट होगा और वो कहीं यहीं बीच में होगा, वो कहीं यहीं पे क्या होगा, बीच में होगा। तो जो आपका नेट रिजल्टेंट जो आने वाला है वो कहां होगा, यहां पर होगा ऐसे। ये आपका एक्सीलरेशन ऑफ ए है। ध्यान रखिए क्या पूछा गया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दिया करिए कि सर टेंजेंशियल पूछा गया आर अल्फा, सेंट्रीपिटल आर ओमेगा स्क्वायर, टोटल या नेट एक्सीलरेशन जो होगा इन दोनों के बीच में होगा। कितना होगा, तो मान इतना होगा। अब बताइए अगर पूछा है कि ये कितना होगा तो आप कह सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू, जो थीटा इक्वल टू होगा वो क्या होगा, आर ओमेगा स्क्वायर अपान आर अल्फा। तो यहां से थीटा इक्वल टू क्या आएगा, tan इनवर्स ओमेगा स्क्वायर अपान अल्फा। थीटा कितना आएगा, tan इनवर्स ओमेगा स्क्वायर अपान अल्फा। तो अब आप समझ चुके होंगे कि हम टोटल एक्सीलरेशन कैसे निकालें। तो टोटल अब ये थीटा ध्यान रखिएगा, थीटा किससे है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन से बना कोड। थीटा अगर यही इससे पूछा जाता तो अल्फा अपान ओमेगा स्क्वायर आ जाता। और भाई वैसे भी थीटा निकाल लिए, इससे पूछेंगे तो 90 माइनस थीटा करेंगे। क्या करेंगे, 90 माइनस थीटा। तो खैर चलिए, तो tan इनवर्स ओमेगा स्क्वायर अपान अल्फा, थीटा किससे, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। किधर है, किधर है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बात क्लियर हो गई सब लोग को, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सारी चीजें क्लियर। तो अगर टोटल पूछे तो इन दोनों के कहीं बीच, अगर कोई टोटल पूछे तो ए ये होगा और जो अंडर रूट आर ए अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा टू द पावर 4 होगा ऐसे। तो अब इसको आप सब लोग ध्यान से करेंगे। अगला बीसी में अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इसको हम सब लोग ध्यान से करेंगे। मान लीजिए कोई एक लिंक है, ये ओ के अबाउट ओमेगा वेलोसिटी से घूम रही है, एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा है। एंगुलर एक्सीलरेशन क्या है, अल्फा है। कोई एक पॉइंट ए है
और कोई दूसरी पॉइंट क्या है, बी है। ये दूरी आपकी आर बी है, बी की दूरी क्या है, आर बी है, और ए की दूरी क्या है, आर ए है। ए की दूरी क्या है, आर ए। अब कोई आपसे पूछे कि ए का एक्सीलरेशन बताओ, तो सर ए का टेंजेंशियल जो होगा वो आर ए इंटू अल्फा होगा, सेंट्रीपिटल जो होगा वो आर ए इंटू ओमेगा स्क्वायर होगा। ऐसे कोई अगर पूछे, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से बता दिए आर ए इंटू अल्फा, और वो बता दिए कि आपका कितना हो गया, आर ए इंटू ओमेगा। ऐसे इसका देखेंगे तो आर बी इंटू अल्फा, और ऐसे आएगा आर बी इंटू ओमेगा स्क्वायर। एक बात ध्यान रखिए, रोटेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हर एक पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है, हर एक पॉइंट का एंगुलर एक्सीलरेशन सेम होता है। लीनियर वेलोसिटी अलग होगा, जो दूर होगा उसकी लीनियर वेलोसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि उसको एक बड़े सर्किल को चक्कर लगाना है उतने समय में। ऐसा नहीं कि ए आगे निकल जाए, बी रुका रहे, और बी को छोटे सर्किल में चक्कर लगाना है। हर कोई सर्कुलर पाथ पे ही चक्कर लगा रहा होगा, ए बी सब। तो अगर बड़े में तो तेज चलो, छोटे में धीरे धीरे चलो, तो सबकी वेलोसिटी जैसे से सेंटर के पास आएंगे वेलोसिटी का मान घटता जाएगा, सेंटर की वेलोसिटी जीरो होगी। बात समझ में? तो ये है। अब कोई आपसे ए का रिजल्टेंट एक्सेलरेशन पूछे तो आप कहोगे सर आर ए अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा टू दी पावर 4। यही तो आप करोगे, ए टी और ए एन का स्क्वायर। ऐसे अगर बी का कोई पूछे तो बी का जो एक्सेलरेशन होगा वो आर बी अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा टू दी पावर 4 होगा। कर लीजिएगा ए टी और ए एन का स्क्वायर का अंडर रूट, स्क्वायर के ऐड का अंडर रूट। तो जब आप करेंगे तो ये चीजें आपको मिल जाएंगी। चलिए, तो अब हम सब लोग और आगे बढ़ते हैं। अगर इसी में पूछा जाए कि ए बी अपान ए ए क्या होगा, तो आप कहोगे सर आर बी अपान आर ए। कैसे? क्योंकि ये दोनों टर्म एक दूसरे के समान हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ए बी अपान ए ए बी अपान ए ए जो होगा वो आर बी अपान आर ए होगा। तो अगर ए का एक्सीलरेशन आपको दिया गया हो तो बी का एक्सीलरेशन आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि आपको दिया गया एक क्वेश्चन, इसी में करिए, एक सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन। अगर कोई एक लिंक है, कितने से घूम रहा है, क्या कर रहा है हमें नहीं मालूम, पर अगर इस ए पॉइंट का एक्सीलरेशन हॉरिजॉन्टल से कुछ ये है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये यहां से सेंटर से कितनी दूरी पर है, 6 मीटर की दूरी पर है। तो अब आप बताइए इस बी का, ए का, ये ए है, ये बी है, बी का एक्सीलरेशन बताइए, जबकि बी सेंटर से कितनी दूरी पर है, 2 मीटर की दूरी पर है। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि कोई एक लिंक है जो किसी एंगुलर वेलोसिटी से किसी एंगुलर एक्सीलरेशन के साथ घूम रही है, किसी भी एंगुलर एक्सीलरेशन में। तो ए का जो एक्सीलरेशन पाया गया, टोटल एक्सीलरेशन, वो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पाया गया, और ये इससे हॉरिजॉन्टल से कुछ मान ली 30 डिग्री पाया गया, कुछ भी पाया गया। तो बी का एक्सीलरेशन बताइए। तो अब ध्यान रखिए, बस बी कम है लेकिन है वही, तो बी का मान इसी 30 डिग्री पर ही होगा, इससे 30 डिग्री पर ही होगा। पर क्या होगा सर, ए बी अपान ए ए जो होगा वो होगा आर बी अपान आर ए। तो ध्यान रखिए, किसी इंटरमीडिएट, किसी बिचौलिए पॉइंट, किसी इंटरमीडिएट पॉइंट की वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी के भी में भी हमने बताया इसको, वेलोसिटी में भी बताया। तो किसी इंटरमीडिएट पॉइंट का एक्सीलरेशन उसी रेशियो से पाया जा सकता है जिस रेशियो में P उस लिंक को, इंटरमीडिएट पॉइंट उस लिंक को डिवाइड कर रही है। तो किसी भी इंटरमीडिएट पॉइंट का एक्सीलरेशन उसी रेशियो से आसानी से निकाल के पाया जा सकता है। अब बताइए, ए बी निकालना है, ए कितना है 3 मीटर पर सेकेंड, आर बी कितना है 2, आर बी कितना है 2 मीटर, और आर ए कितना है 6 मीटर। ये क्वेश्चन में दिया था। तो ए बी क्या आएगा, ए बी क्या आएगा 1 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब इस बी पॉइंट का एक्सीलरेशन आप आसानी से बता दिए, कितना होगा सर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा और हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर ही होगा, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर ही होगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही हम सब लोग करते हैं। आज हम सब लोग ने बेसिक एक्सीलरेशन को सीखा, एक्सीलरेशन के कंपोनेंट्स को सीखा और फिर हम सब लोगों ने डिटेल्ड एक क्वेश्चन भी किया और भी इस पे हम ढेर सारी चर्चाएं करेंगे। अभी एक्सीलरेशन का स्टार्ट है, पहला लेक्चर है, अभी ढेर सारा एनालिसिस होगा। फिर इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाला है कोरिलेस कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन। डाउट रहता है लेकिन उसको क्लियर करेंगे। तो कोरिलेस कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन को भी हम सब लोग समझेंगे और उसके बाद क्लाइंस कंस्ट्रक्शन भी करेंगे। ठीक है, तो अभी आप सब लोग इस वीडियो को ढेर सारे लोग में फैलाते रहिए, शेयर करते रहिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।